चलो बच्चों, आप सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 आप यूनिट 3 को रिवाइज कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन में। अभी तक आपने कंपनीज एक्ट, एलएलपी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्टनरशिप कर लिया था। हम लोग अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन में है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1, 2 कर लिया। यूनिट 3 की आज लास्ट क्लास है, जिसमें यूनिट 3 अंतिम सांसें ले रहा है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक था एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कौन कौन से एग्रीमेंट है बेटा लॉ के अंदर जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली बोला कि भैया इस तरीके का एग्रीमेंट मत करना, क्योंकि अगर आप इस तरीके का एग्रीमेंट करोगे तो ये एक्सप्रेसली 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 वॉइड डिक्लेयर है। ये एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट है। ये एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट है, ये बेकार के एग्रीमेंट है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है। एक्सप्रेसली एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी। बेटा इनकॉम्पिटेंट पार्टी कौन लोग है जो इनकॉम्पिटेंट है? जो माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट है, जो अनसाउंड माइंड है वो इनकॉम्पिटेंट है, और जो लॉ में डिस्क्वालिफाइड है वो इनकॉम्पिटेंट है। तो अगर आप एग्रीमेंट करें किसके साथ? इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ, तो वो दूसरा एग्रीमेंट मेड अंडर बाइलेटरल मिस्टेक है। बाइलेटरल दोनों मिस्टेक कर रहे हैं, फैक्ट का कार है ही नहीं, कार चोरी हो गई और हम कार बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं और आप कार खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइड। एग्रीमेंट जहां ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वॉइड, जहां ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इन पार्ट भी अगर अनलॉफुल है तो वॉइड। एग्रीमेंट करें जो बिना कंसिडरेशन के बनेंगे, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट बना रहे हैं वॉइड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट बोले, रेस्ट्रेंट कि भैया शादी नहीं करने देंगे वॉइड। इसका एक एक्सेप्शन है माइनर, माइनर को रोक सकते। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को भी उसका लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन करने से रोकने नहीं रोक सकते। आप रोक रहे कि भाई मैं तुमको लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन नहीं करने दूंगा वॉइड। एक्सेप्शन है पार्टनरशिप फॉर्म में आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं। जब मुझे किसी ने अपना गुडविल बेच दिया तो सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि बेटा जब तक आप मेरे यहाँ एम्प्लॉय है, कहीं और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, एस्टेब्लिशमेंट में मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, लगा सकते हैं। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, आप एग्रीमेंट बना रहे हैं कैसे? विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बन रहे बिना कंसिडरेशन के वॉइड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ, आप शादी करने से नहीं रोक सकते, ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग में जाने से नहीं रोक सकते। आपने किसी के साथ गलत किया तो लॉ में उसको अधिकार है कि आपके अगेंस्ट वो लीगल प्रोसीडिंग में जाए। लेकिन आप एग्रीमेंट बना रहे हैं कि भैया चाहे कुछ हो जाए लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जा सकते, वॉइड का एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, आर्बिट्रेशन। जब हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, दोनों पार्टी आपसी सहमति से बिना कोर्ट गए, तो ये वैलिड हो जाता है। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है, एक्सेप्शन है, माइनर को रोक सकते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है, लेकिन हम अपने आउटगोइंग पार्टनर को, सेलर ऑफ गुडविल को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रोक सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं आपसी सहमति से बिना कोर्ट गए।
एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, व्हाट। वैगरिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, सट्टेबाजी बेटिंग, व्हाट। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल, आप इम्पॉसिबल एक्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई मैं कार दूंगा, सामने वाला बोल रहा है चांद दूंगा, आपने 1 करोड़ रुपए दूंगा, सामने वाला बोल रहा है मैं प्रशांत महासागर एक दिन में तैर जाऊंगा। आप बोल रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, दूसरा बोल रहा है कि भाई जो यह इंसान मरा पड़ा हुआ है मैं इसमें जान डाल दूंगा। ये सब तो इम्पॉसिबल एक्ट है बेटा। तो एग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए किया जा रहा है, व्हाट। अब इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी तो आपने पढ़ लिया, जहां बिना कंसिडरेशन के वॉइड, अनलॉफुल वॉइड, पार्ट भी अनलॉफुल वॉइड, अनसर्टेन वॉइड, इम्पॉसिबल एक्ट वॉइड। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर में, वो ये हैं, एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, वैगरिंग एग्रीमेंट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंगे। तो चलिए खत्म किया जाए आज इस यूनिट को। एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26, सेक्शन 26 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैरिज इज वॉइड। आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें बेटा आप रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, शादी करने से मना कर रहे हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, यहाँ तुम एग्रीमेंट करो कि तुम कहीं शादी करोगे नहीं, ये तो वॉइड, बेकार का एग्रीमेंट। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड एक्सेप्ट माइनर, माइनर को रोक सकते हैं। बोले भैया माइनर, अभी रुक जा, ये जो तुमको लगता है कि शादी में शादी के लड्डू बहुत अच्छे हैं, नए नए कपड़े मिलेंगे, उसके बाद जिंदगी झंड होने वाला है, तुमको पता है नहीं, इसलिए उसको रोक सकते। So if a person being a major agrees for good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as what। अगर आप मेजर को रोक रहे हैं, पैसे देके, गुड कंसिडरेशन देके तुम एग्रीमेंट करो, शादी नहीं करोगे, तो ये बेकार का एग्रीमेंट है। ये जो है नेक्स्ट, ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब बेटा सब होता है, ट्रेड का मतलब बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन सब है। ट्रेड मतलब बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। An agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is void। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे आप किसी व्यक्ति को उसका लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन करने से रोक रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे आप एग्रीमेंट करके रोके तो ठीक है। क्या है एक्सेप्शन? पहला है सेल ऑफ गुडविल, where a person sells the goodwill of the business and agrees to buyer to refrain from carrying on similar business within a specified local limit is valid। मैंने अपना बिजनेस आपको बेच दिया, अब अगर आप मुझ पर रोक लगा रहे हैं कि आप सेम काम धंधा इसी एरिया में इस टाइम पीरियड तक नहीं कर सकते, तो वैलिड है। अदरवाइज मैंने आपको अपना ब्रांड बेचा, गुडविल बेचा, और हम सेम काम करते रहेंगे तो आप तो ठगे जाएंगे, फिर आपके पास कौन जाएगा? लोग तो मुझे जानते हैं, मेरी गुडविल अच्छी है, मेरा ब्रांड अच्छा है, तो लोग मेरे पास आएंगे, और मैंने आपसे पैसे भी ले लिए गुडविल बेच के। तो इसलिए इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, सेलर के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है कि सेम काम, सेम नाम, सेम लोकेलिटी इस टाइम पीरियड तक नहीं करने देंगे, आप इस एरिया में तो नहीं कर सकते हैं, बाकी देखिए, तो वैलिड है। दूसरा सेक्शन 36 बोलता है, सेक्शन 36 बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का आपने पढ़ा है बेटा, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा था तो उसके राइट,
सेक्शन 36, if an outgoing partner makes an agreement with continuing partner, आउटगोइंग पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है क्या, that he will not carry any business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limit, such an agreement will be valid. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भाई आप बोल रहे हैं कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो हमने कहा कि भाई सेम काम सेम नाम से सेम लोकेलिटी में इतने दिन तक नहीं करने देंगे। आपने कहा नहीं करूंगा। हम लोग सब जूते बनाते थे, आप बोल रहे हैं मैं जाऊंगा तो आप जाइए, आप पर्स बनाइए, इसी मार्केट में रहिए, में दिक्कत नहीं, जूते नहीं बनाने देंगे। और अगर आप जूते बना रहे हैं और सेम नाम से बना रहे हैं तो भैया कस्टमर तो इसमें सॉलिसिट हो जाएंगे। तो आपको अगर आउटगोइंग पार्टनर पे रोक लगा रहे हैं सही है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम ये नहीं बोल सकते कि एनीवेयर फॉरएवर इन इंडिया ये काम नहीं करने देंगे, ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा और ये वॉइड हो जाएगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई आउटगोइंग पार्टनर पे, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। However, if the restriction, लेकिन अगर आपने रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल लगाया, ऐसा वर्ड यूज किया फॉरएवर एनीवेयर इन इंडिया, तो ये बेकार हो जाएगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आउटगोइंग पार्टनर, वैलिड। आगे बढ़े, सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट का केस, एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय व्हिच एन एम्प्लॉई bind himself during the term of his agreement not to compete with his employer is valid. अगर एम्प्लॉई से आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जिस दौरान वो आपके यहाँ काम करेंगे, कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर सकते, वैलिड है, वैलिड है। तीसरा है बेटा एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। क्या आप अगर किसी के साथ लॉ में कुछ गलत हुआ है तो क्या आप उसको लीगल प्रोसीडिंग में जाने से रोक सकते हैं क्या? नहीं, रोकेंगे तो व्हाट, एन एग्रीमेंट बाय व्हिच एनी पार्टी देयरटू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इनफोर्सिंग हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कोर्ट इज व्हाट, लेकिन इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। हम आपको, आप बार बार मुझ पे केस कर दूंगा, केस कर दूंगा, मैंने कहा भाई 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 सुनो, कोर्ट में तुम जाओगे तो वकील साहब तुम्हारे मामा तो नहीं लगते हैं, तुम्हारा भी पैसा खर्च मेरा भी पैसा खर्च, तुम्हारा भी समय बर्बाद मेरा भी समय बर्बाद, और पता नहीं भैया ये केस कब तक चलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि हमारे इंडियन कोर्ट में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो हम और आप जाएंगे तुरंत हमारा ही फैसला हो जाएगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, पैसे भी खर्च होंगे, समय भी बर्बाद होगा और टाइमली आने वाला भी नहीं है कोई फैसला। तो इसलिए भैया ठंडा बैठिए बैठिए भैया बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए और उसके बाद कोर्ट के बाहर, कोर्ट ना जाना पड़े, कोर्ट के बाहर ही चलिए सुलह कर लेते हैं, तो ये वैलिड है आर्बिट्रेशन। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट में चौथा नाम आता है वैगरिंग एग्रीमेंट का, सेक्शन 30। वैगरिंग इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट, हम यहाँ पे बोलते हैं भैया पैसे देने का वादा करते हैं, पेमेंट ऑफ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। कल बारिश होगी, कल अगर बारिश हुई तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, नहीं होगी तो हम देंगे, जहां म्यूचुअल प्रॉमिस होता है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, दूसरा हारेगा तो पहला जीतेगा, म्यूचुअल चांस है कि विन लॉस होगा उसको बोल, और पैसे इन्वॉल्व हो उस घटना के होने नहीं होने पे, तो इसको बोलते हैं वैगरिंग। इट इज द एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। द एसेंस ऑफ वैगर इज दैट ईच साइड should stand to win or lose, दोनों साइड ऐसे हैं कि या तो जीतेंगे या हारेंगे,
वैगरिंग के लिए जरूरी क्या है? वैगरिंग होने के लिए ये चीजें जरूरी है। देयर मस्ट बी द प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, पैसे या ऐसा चीज जो मनी के टर्म में नापा जा सकता है, उसका मनी वर्थ हो, वो देने का वादा। प्रॉमिस कंडीशनल है, प्रॉमिस है किसी घटना के घटने, ना बारिश होगी तो, नहीं होगी तो, किसी घटना के घटने ना घटने पे आधारित। अनसर्टेनिटी है, बारिश होगी कि नहीं पता थोड़ी है, हम अभी फोन लगा के इंद्रदेव कल बारिश करवा देना, तो अनसर्टेन इवेंट। पार्टी मस्ट स्टैंड, या तो जीतेंगे नहीं तो हारेंगे। कॉमन इंटेंशन टू बेट होगा, दोनों का सेम इंटेंशन है, बारिश होगी तो पैसे देंगे नहीं देंगे। पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टे, बस यही हमारा इंटरेस्ट हो, इसके अलावा क्या इंटरेस्ट। द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑल, ऐसा एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्स नहीं होगा। अब भैया इसलिए मना किया गया, नहीं तो हर दिन कोई ना कोई, आज ये चींटी मरेगा, आज सांप निकलेगा, और नहीं पैसे देने पे रोज कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देंगे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि वैगरिंग बेकार के एग्रीमेंट है, इसके लिए कोर्ट में मत आइएगा, एक्सप्रेसली वॉइड है, इन्फोर्स नहीं होगा। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वैगर, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो वैगर जैसे लगते हैं, सिमिलर टू वैगर। देखिए लॉटरी ट्रांजैक्शन, लॉटरी गेम ऑफ चांस है, हमने पैसे लगा दिए और हमने कहा कि भैया आपका नंबर निकलता है तो जीतेंगे, नहीं तो पैसा गया। क्रॉसवर्ड पजल या कंपटीशन, जहां पे प्राइस डिपेंड करता है कॉरेस्पॉन्डेंस कॉम्पिटिटर सॉल्यूशन हो गया, उससे मिलता जुलता है नहीं है, कितना है, उसके आधार पे प्राइस का मिलना नहीं मिलना। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, an agreement where parties intend to settle the difference between contract price and market price of certain goods services on a specified day of is gambling। हमने कोई डे फिक्स किया कि 15 दिसंबर को इतना शेयर का प्राइस होगा, लेकिन उस दिन मार्केट प्राइस कुछ और था, तो दोनों का डिफरेंस लेने देने की बात हो रही है, गैम्बलिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। हॉर्स रेस में घोड़ा पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन प्राइस मनी 500 से कम है तो ये वैगर है, 500 से कम है प्राइस मनी हॉर्स रेस में तो वैगर है। ट्रांजैक्शन जो वैगर नहीं है, चीट फंड, हम भी पैसे लगा रहे हैं, आप भी पैसे लगा रहे हैं, कमिटी, वहां उसमें चीट बनेगा, एक का नाम निकलेगा, जिसका नाम निकलेगा उसको पैसे मिलेंगे, नॉट वैगरिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, नॉट वैगरिंग। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर में पैसे लगा रहे हैं, नॉट वैगरिंग। गेम ऑफ स्किल एथलीट, मैराथन था, जीत गए, पैसे मिले, नहीं है, गैम्बलिंग। तो ये था आपका यूनिट 3 जो खत्म हुआ। यूनिट 3 आपका खत्म हो चुका है, और उसी तरीके से आपका पूरा का पूरा यूनिट ही खत्म हो गया, जिसका नाम था अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस यूनिट के अंदर आपने बातें कैपेसिटी की थी, आपने बातें फ्री कंसेंट की थी, आपने बातें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन की थी, और आपने बातें एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट की करी। इस तरीके से आपका यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मंडे से रिवीजन शुरू करेंगे यूनिट 4 का, जहां हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने की बातें करेंगे, फिर ब्रिज करेंगे, फिर कंटिजेंट, क्वासी, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एजेंसी। 3 यूनिट कंप्लीट हो गया, 6 यूनिट्स बाकी हैं। सबसे बड़े चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, हम लोग रिवीजन में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेल्स और एनआई बचेगा, और हमारा जनवरी के लिए रिवीजन खत्म। आप अगर टॉपर्स से ये लॉ की क्लासेस लेंगे तो अभी सिर्फ 299 में जनवरी के लिए सीए फाउंडेशन का कोर्स आपको मिल जाएगा, मेरी क्लासेस मिल जाएंगे। तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है यहाँ, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी क्लासेस आप ले सकते हैं। सिर्फ 299, 299 रुपए में। आपको पता है कि जनवरी अटेम्प्ट के लिए लॉ डिसाइडिंग है,
तो 300 रुपए का तो छोले भटूरे आप खा जाते हैं एक बार में। तो ये बहुत ही, इससे रिजनेबल फी क्या है, आप टॉपर्स के ऐप से खरीद सकते हैं लॉ की क्लास सीए फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। थैंक यू।